विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे खास शो विजय तिलक। आज हम हापुड़ में मौजूद हैं। हापुड़ की जनता से बात करेंगे, यहाँ की जनता के मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार यहाँ की जनता किसका करने जा रही है विजय तिलक। हापुड़ में यूं तो 3 विधानसभा सीट हैं, लेकिन हॉट सीट की अगर यहां से बात करें तो हापुड़ सदर की सीट को हॉट सीट यहां पर माना जाता है। विजयपाल आरती यहां से विधायक हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, अपनी जीत का दावा करते हुए वो नजर आए। दूसरी तरफ गजराज सिंह, जो कि अब आरएलडी के प्रत्याशी हैं, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं लेकिन अब वो आरएलडी में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और जाना वो अपनी जीत को लेकर क्या कह रहे हैं। दिल्ली से 82 किलोमीटर दूर आस्था की ये तस्वीरें उस शहर की हैं जहां ब्रिज घाट है। गढ़मुक्तेश्वर से लेकर अद्भुत कला के लिए मशहूर हापुड़ जिले में हम पहुंच गए थे, जहां 3 विधानसभा सीटें हैं। हापुड़ जिले में यूं तो 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हॉट सीट की अगर बात करें तो हापुड़ सदर की हॉट सीट यहां पर मानी जाती है। हॉट सीट होने के पीछे वजह भी है क्योंकि यहां पर एससी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है और दूसरी बड़ी बात कि ये जो सीट है एससी कैंडिडेट के लिए ही आरक्षित है, रिजर्व सीट है। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, तो वहीं एक सीट पर बसपा का कब्जा है, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है हापुड़ सदर सीट पर। हापुड़ सदर सीट का सियासी इतिहास। भाजपा का मजबूत गढ़ है हापुड़ सदर सीट। 1991, 1996, 2017 में भाजपा जीती। हापुड़ सदर सीट से भाजपा के विजयपाल विधायक हापुड़ सदर सीट पर भाजपा फिर से जीत का दावा कर रही है। 5 साल में यहाँ काफ़ी लंबे समय से जिला अस्पताल की मांग चल रही थी, काफ़ी लंबे समय से विद्यालय की मांग चल रही थी। आज जब प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई तो 2 विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय और आश्रम पद्धति का विद्यालय बनाने का काम योगी जी की सरकार ने और हमारी 5 साल की योजना में हमने 2 विद्यालय लाने का काम करा। और एक काफ़ी लंबे समय से जिला अस्पताल की मांग चल रही थी, तो जिले में अस्पताल नहीं था, तो जिला अस्पताल बनवाने का काम भी योगी जी सरकार ने और हमने करा। यूं तो हापुड़ सदर सीट पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन कांग्रेस और बसपा भी जीत दर्ज कर चुकी हैं, लेकिन सपा का खाता भी नहीं खुला है। लेकिन इस बार हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ दावे के साथ में कि यहाँ के हर नागरिक, चाहे वो किसी भी समाज का है, किसी भी जाति बिरादरी का है, वो मुझको अपना प्यार जरूर देगा, मुझे अपना समर्थन देगा, मुझे अपना सहयोग देगा। और मैं आशावान हूँ कि इस किसान पार्टी के अंदर मैं 100% विजयी रहूँगा। ये तो सिर्फ दावे हैं, लेकिन 10 मार्च को देखना दिलचस्प होगा कि हापुड़ की जनता किसके माथे पर करती है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए हापुड़ से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद ब्रिज घाट पर भी हम पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जब यहां आए थे तो उन्होंने कहा था हरिद्वार की तर्ज पर यहां विकास होगा। कितनी विकास की गाड़ी यहां पर दौड़ी ये हमने जानने की कोशिश की, साथ ही लोगों से भी हमने बात की। यूं तो हापुड़ के बीचों बीच से गुजरती गंगा की धारा इसे निर्मल बनाती है, लेकिन हापुड़ कई मायनों में अपनी अलग पहचान भी रखता है। ऐसे में हम सबसे पहले पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर। मिनी हरिद्वार कहे जाने वाले गढ़मुक्तेश्वर का अपना ही एक इतिहास है। कहा यह जाता है महाभारत के युद्ध में जो योद्धा मारे गए थे उनकी आत्म शांति के लिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर आकर यज्ञ कराया था, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने पितरों की आत्म शांति के लिए पहुँचते हैं।
पुराणों में भी हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर का जिक्र है, जिसका संबंध महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से है। इसका पहला नाम शिव बल्लभपुरम था। शिव बल्लभपुरम ये भगवान शंकर की बसाई हुई नगरी है। शिव बल्लभपुरम नाम था। अब उससे पहले इसका नाम खांडव वन था, जो शिव पुराण के अंदर लेख आता है। और भगवान विष्णु के जय और विजय 2 गण थे, जिनकी यहाँ मुक्ति हुई थी। तो जब से इसका नाम गढ़ मुक्तेश्वर पड़ गया। यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से मंदिर है, जिसकी भगवान परशुराम जी ने स्थापना की थी। मूर्ति की जो स्थापना की थी, प्राण प्रतिष्ठा, वो भगवान परशुराम जी के हाथ की है। गढ़ मुक्तेश्वर, नक्का कुआं उसको बोलते हैं। यहाँ से हम शहर की तरफ निकले तो नजर आए मूड़े। मूड़े का बड़ा व्यापार यहाँ पर होता है। हापुड़ वैसे तो पापड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन मूड़ा भी यहाँ पर देश भर में भेजा जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी है। मेरे पीछे भी आप ट्रक देखेंगे और आप इसमें देखेंगे ढेर सारे बड़ी ही डिजाइन के मूड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि सप्लाई होने के लिए जा रहे हैं। हापुड़ में बनने वाले मूड़ों की सप्लाई देश के कोने कोने तक होती है। दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, उतनी ही मेहनत के साथ ये बनाए जाते हैं। सुबह जंगल गया, जंगल से लेकर आया हूँ, अभी तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये लकड़ी है? नहीं, ये जंगल की बूटी है। बूटी है? हाँ। इसी बूटी से मूड़ा तैयार होता है? हाँ, मूड़ा तैयार हो जाता है इससे। अच्छा, कैसे होता है तैयार? अपने हाथों से होता है यार, कोई मशीन नहीं। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे मूड़ा हम देखते हैं, उसमें तो ये डंडी तो मिलती है, ये मिलेगी, लेकिन ये नहीं मिलता, तो ये आपको छांटना पड़ता है? ये कवाड़े में चला जाता है ये। अच्छा। हाँ। तो इसको हटाते कैसे हैं? हटा के बता दें हमें जरा एक। अच्छा, ऐसे हटेगा। अब ये बेकार हो गया? हाँ, ये बेकार हो गया ये। हम हापुड़ की पहचान को कैमरे में कैद कर चुके थे। अब बारी थी हापुड़ के मिजाज को समझने की। शाम हो चुकी थी और हम पहुंचे हापुड़ के बाजार में, जहां नजर आए पापड़ ही पापड़। हापुड़ आए और पापड़ ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और क्या ही बात होगी, हापुड़ का पापड़ पूरे देश में जाना जाता है। इस वक्त हम पापड़ वाली गली में ही मौजूद है, लेकिन बहुत सारी दुकानें यहाँ पर मौजूद नहीं है। पापड़ का जो कारोबार है, पहले की अपेक्षा यहाँ पर काफी कम हुआ है। हापुड़ के पापड़ों का स्वाद देश ही नहीं, विदेशों तक फैला है। ऐसे में हापुड़ की जनता किसको खिलाने जा रही है हापुड़ के पापड़, ये जानना जरूरी हो गया था। पहले दाल खरीदी जाती है, दाल मसाले खरीदे जाते हैं बाजार से, मार्केट से। काली मिर्च है, जीरा है, लौंग जावती वगैरह घेर के सब उनकी सफाई करी जाती है। फिर जो दालें होती हैं, उन दालों को धोया जाता है। धोने के बाद उनको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जब सूख जाती है, उसका पाउडर बनाया जाता है। फिर पाउडर बनाने के बाद दोनों सब्जी खार होती है, पापड़ खार, उसका पानी बनाया जाता है। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग चालू होती है। जैसे आटा गूंथते हैं घरों पे, उनमें मसाले वगैरह गिर के, तो सब मसाले मिलाए जाते हैं दाल के अंदर। 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले हापुड़ की जनता ने तय कर लिया है कि वो किसके माथे पर करने जा रही है विजय तिलक। लेकिन हापुड़ से शुरू हुआ हमारा ये सफर बढ़ चुका था बुलंदशहर की तरफ, जहां के सियासी मिजाज और वोटरों के दिल के राज को जानने के लिए हम निकल पड़े। एबीपी गंगा के लिए हापुड़ से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर में यूं तो 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 ही विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन हॉट सीट की अगर बात करें तो बुलंदशहर सदर की सीट को हॉट सीट यहां से माना जाता है। उषा सिरोही यहां से विधायक हैं और इस बार आरएलडी यहां पर सीधी चुनौती भाजपा को दे रही है, क्योंकि आरएलडी से प्रत्याशी हैं हाजी यूनुस। हापुड़ से होते हुए हमारा कारवां बुलंदशहर आ चुका था, जहां विधानसभा की 7 सीटें हैं और सभी 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन इन 7 सीटों में से सबकी निगाहें बुलंदशहर सदर सीट पर टिकी हुई हैं। बुलंदशहर सदर सीट का इतिहास। बुलंदशहर सदर से भाजपा की उषा सिरोही विधायक 2020 में उपचुनाव में जीत दर्ज की। 2017 में भाजपा के वीरेंद्र सिरोही विधायक बने। मार्च 2020 में वीरेंद्र सिरोही का हुआ था निधन।
भाजपा का मजबूत गढ़ है बुलंदशहर सदर सीट। बुलंदशहर में यूं तो 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन हॉट सीट की अगर बात करें तो बुलंदशहर सदर की सीट को हॉट सीट माना जाता है। 2017 में यहां से वीरेंद्र सिंह सिरोही को जनता ने चुना, लेकिन लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया और इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उनकी पत्नी यहां से खड़ी हुई, उषा जी, और वो यहां से मौजूदा वक्त में विधायक भी हैं, यानी कि जनता का प्यार उन्हें मिला। एक बार फिर से भाजपा इस सीट पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी हाजी यूनुस अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिंदाबाद हाजी यूनुस जिंदाबाद। हम तो हर बार जीत का दावा करते हैं। अभी 4 महीने पहले ब्लॉक पुरमिका का चुनाव हमने जीता है। 97 उसमें वोट थी, 95 वोट हम पे आई हैं, 2 वोट जो है बीजेपी पे आई हैं और 1 वोट पड़ी नहीं थी। अच्छा, अगर देखें पूरे प्रदेश में तो कितने से पार इस बार जीत का दावा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी का कमेंट्स होता है कि कितनी हम इतनी सीटें जीतेंगे कि बहुमत में सरकार गठबंधन की बनेगी। बुलंदशहर की सदर पर लड़ाई दिलचस्प बनी हुई है, लेकिन देखना होगा कि 22 की जंग में किस नेता के माथे पर बुलंदशहर सदर की जनता करेगी विजय तिलक। बुलंदशहर से एबीपी गंगा के लिए गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर के चुनावी माहौल को समझने की हमने कोशिश की तो शिकारपुर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा जी से हमारी बातचीत हुई। साथ ही साथ सपा के कार्यालय भी हम पहुंचे, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ हमें नजर आया। सदर सीट पर पूरा सियासी माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ हर चुनाव में चर्चा का केंद्र रहने वाली शिकारपुर सीट पर सियासी जंग दिलचस्प बनी हुई है। अब चुनाव इतना नजदीक है तो क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार पहले भारत सरकार मोदी जी के चुनाव में हम लोग सीट भी हमारी बढ़ी, मार्जिन भी बढ़ा, तो उत्तर प्रदेश में दोबारा वही रिपीटेशन होगा, सीट भी हमारी बढ़ेंगी और मार्जिन भी बढ़ेगा। आप तो बसपा में भी रह चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में है, यहाँ से आपको क्या लग रहा है, कितना काम यहाँ पर हुआ है? बुलंदशहर जिले को अगर हम यूनिट मानते हैं तो अद्भुत काम हुआ है। इतना काम करने की कोई करवा सकती है सरकार, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मेडिकल कॉलेज से लेकर के, हाईवे से लेकर के, रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के, अकेले मेरे विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर में लगभग 560 करोड़ रुपए का, 570 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट्स के विकास के कार्य संपन्न किए गए। शिकारपुर सीट पर भाजपा के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं सपा के दफ्तर पर कोई रौनक नजर नहीं आई। बुलंदशहर में विजय तिलक यात्रा हमारी आगे बढ़ रही थी तो रास्ते में पड़ा सपा का दफ्तर। हमने यहाँ पर रुककर देखा, आप देख रहे हैं मेरे पीछे सपा के दफ्तर पर आपको होर्डिंग पोस्टर तो नजर आएंगे, लेकिन एक भी कार्यकर्ता नेता यहाँ पर नजर नहीं आएगा। अब जब चुनाव इतना नजदीक है, ऐसे में बुलंदशहर का जो सपा का दफ्तर है यहाँ तो कोई भी हलचल नजर नहीं आ रही है। सियासी गलियारे से होते हुए हम जनता के दरवाजे तक पहुंचे। भैया देखिए, सुबह सुबह का वक्त है, गांव में हम पहुंच चुके हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और इस वक्त गरम गरम रोटी खाने का भी मन कर रहा है। सुना है गांव में चूल्हे की रोटी बड़ी फेमस होती है, तो चलिए हम भी चूल्हे पर चलते हैं, वहां की महिलाओं से भी जानेंगे, वहां कुछ पुरुष भी होंगे, उनसे भी जानेंगे कि इस बार गाँव की जो जनता है वो विजय तिलक किसका करने जा रही है। गाँव के घर में हम दाखिल हुए जहाँ चूल्हे पर पक रहा था खाना, तो वही उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या पक रहा है उस पर हो रही थी चर्चा। पहले की आमदनी बढ़ी है या फिर आमदनी उतनी है, महंगाई बढ़ गई है? आमदनी तो उतनी है ही और महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। उस वाला हाल है, आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया हो रहा है आज। हाँ जी। तो अब देखो चुनाव भी है, तो अब जनता को चुनना है अपना नेता, तो किसका कर रहे हैं विजय तिलक? देखो जी, बीजेपी की सोच रहे हैं हम तो। बीजेपी आए, काम किया बीजेपी ने? हाँ जी, काम तो बहुत किया उन्होंने, अच्छा काम किया। दुनिया कहने को कुछ भी कहे। हाँ जी। घर की दरो दीवार से निकलकर हम खेतों में पहुंचे, जहां तरह तरह की सब्जियां उगाई जा रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह गन्ना तो आपको लगा हुआ नजर आएगा। यहाँ हम पहुंचे, गाजर की खेती यहाँ पर हो रही है और गाजर भी बहुत बढ़िया इसका स्वाद है, एकदम लाल गाजर है, मीठा इसका स्वाद है, अलग अलग वैरायटी है। खेती किसानी से जुड़े लोगों की परेशानी से लेकर उनके मिजाज और दिल के राज को हमने टटोलने की कोशिश की। गाजर की खेती जी, पहले खेत जुताई हो गए ठीक सो, फिर उसके बाद
बीज ले आकर मशीन के द्वारा बोते हैं इन्हें। अच्छा। और बोने के बाद पानी लगाते हैं। हाँ। ये उगिया में फिर। कितने तरह की गाजर है यहाँ पे? गाजर कई किस्म है जी। कौन कौन सी? देसी है, लाल बिलाती है और पीली बिलाती है। गाजर के साथ साथ आलू भी उगाए जा रहे थे और खेतों में काम करने वाली महिलाओं ने रखी बेबाकी से अपनी राय। वोट देती हैं आप? वोट तो दे मैं। तो फिर किसे दे रही हैं? अब जैसा भी दिवाओगे वही कौन बन गया हमें तो भी पता ना। देखो, योगी को जिताओगे या फिर अखिलेश को जिताओगी ना पता। देखो जब वो समय बतावे जन कौन जीतेगा, जब वोटन की नंबर आएगा। जब बुलंदशहर के गांव वालों के रात से लेकर शहर के सियासी मिजाज को समझने की कोशिश की, जिसमें खुलकर लोगों ने बताया कि वो किसका करने जा रहे हैं विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलंदशहर के चीनी मिट्टी के बर्तन पूरे देश भर में पहुंचते हैं, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार किस तरीके से होते हैं, जो कारीगर इन्हें तैयार करते हैं उनके हाथ में क्या जादू है, ये हमने जानने की कोशिश की। सियासी मिजाज और लोगों के मूड को समझने के बाद बुलंदशहर के हालात और मुद्दों को समझना जरूरी हो गया था और फिर हम पहुंचे उस जगह जिससे बुलंदशहर की पहचान है। चीनी मिट्टी के बर्तन जहां पर बनते हैं, आप ये देखेंगे ना सिर्फ ये कप बल्कि अलग अलग तरीके के पॉट यहां पर तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही यहां पर अलग अलग तरीके की क्रॉकरी तैयार होती है। चीनी मिट्टी से बनने वाले तरह तरह के बर्तन बुलंदशहर की गलियों से निकलकर विदेशों तक जाते हैं, जिसे बनाने में कड़ी मेहनत लगती है। चीनरी जो है तुम्हारे सारी मिट्टियों को कंपोजिशन करके इसमें गिलेज बनाया जाता है, गिलेज तैयार होता है जो चीनी मिट्टी के कपों पर लगता है, उसे चमक आती है कपों पर। कितने तरीके की मिट्टी होती है? कम से कम 10-12 तरीके की मिट्टियाँ होती हैं जिनको कंपोजिशन करके इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद में ये गिलेज बॉडी तैयार होती है जिससे कप तैयार होता है। इसी कारखाने से होते हुए रंग बिरंगे ये सिरामिक्स के बर्तन दुकानों तक पहुंचते हैं और घरों की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन घरों को सजाने वालों की जिंदगी कितनी खूबसूरत हुई और किसका करने जा रहे हैं विजय तिलक, ये जानना भी जरूरी हो गया था। आपका बड़ा काम है यहाँ पर कप का, तो इस बार किसे पिला रहे हैं चाय? चाय तो किसी को भी बुलाएंगे जो अच्छा काम करेगा हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तक तो जो भाजपा की सरकार थी इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में लाई थी क्रॉकरी को जिले के हिसाब से, मगर उस तरीके से फायदा पोल्ट्री उद्योग को नहीं हुआ है। गैस यहाँ अदानी की है, बहुत महंगी है। और जगह जैसे फिरोजाबाद है वहाँ छूट मिलती है, सब्सिडी में मिलती है। सिकंदराबाद है, गेल की गैस है, वहाँ यहाँ से 24 रुपये 26 रुपये सस्ती है। आज यहाँ ये कगार की बंद होने की कगार पे है क्रॉकरी का काम। चीनी मिट्टी के बने बर्तनों वाली दुनिया से हम बाहर निकले तो पहुंचे उन गलियों में जहां हाथों की कारीगरी होती है और अपनी कला से कपड़े पर बनाते हैं खूबसूरत तस्वीर। तो बुलंदशहर के कई इलाकों में ये काम होता है, लेकिन खास तौर पर अगर देखें तो सिकंदराबाद में कढ़ाई होती है। हमने बात भी करने की कोशिश की, अलग अलग कपड़ा होता है, अलग अलग इसका दाम मिलता है क्योंकि कढ़ाई भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ नेट पे होती है, कुछ कपड़े पर होती है, धागे से भी होती है, मोती से भी होती है और उसी के हिसाब से यहाँ के कारीगरों को इसका दाम मिल पाता है। घर में दाखिल हुए तो कई लोग काम में व्यस्त नजर आए। सुई धागे के जरिए कपड़े पर उकेरी जा रही थी अलग अलग डिजाइन। इसके टाइम के हिसाब से सैलरी वगैरह होती है हर एक इंसान की। हम लोग 2 कारीगरी पे काम करते हैं और जो मतलब कि जो हमारे बॉस होते हैं, आई मीन जो सेठ होते हैं हमारे, उनके ऊपर हम नीचे काम करते हैं उनके, तो सब कुछ कंप्लीट वही करते हैं। अच्छा, एक बार थोड़ा हमें करके बताएंगे कि कैसे करते हैं? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको सुई बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सुई बोलते हैं, कहीं और कुछ और भी बोलते हैं। हर तरह की लैंग्वेज चेंजिंग होती है ना, तो हम तो सुई बोलते हैं। तो रोजगार ठीक चल रहा है, कामकाज ठीक है, रोजगार मिलता है कढ़ाई से?
हाँ क्यों मिलता है, बस ठीक ठाक मिलता है अपना। कोरोना काल में कुछ मंदी आई है क्या? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम ही बंद हो गया पूरा। ये भी बुलंदशहर का एक रंग है जिसके संग चलती है बुलंदशहर की जिंदगी, और इसी जिंदगी को संवारने का ख्वाब लिए यहाँ के लोग हर चुनाव में करते हैं वोट। लेकिन देखना होगा इस बार बुलंदशहर की जनता किसका करेगी विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए बुलंदशहर से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विजय तिलक